नमस्कार। इस वीडियो में आप समझेंगे NMMS एग्ज़ाम 2020 सेट ए के पार्ट 1 मेंटल एबिलिटी टेस्ट के क्वेश्चन नंबर 63 टू क्वेश्चन नंबर 70। आइए अब हम इन क्वेश्चंस को वन बाय वन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, एक घड़ी को इस तरह रखा जाता है कि दोपहर 12 बजे इसकी मिनट की सुई पूर्व दक्षिण की ओर हो। इसकी घंटे की सुई रात 10:30 बजे किस दिशा में है। तो अब हमें बताना है, जब घड़ी में 10:30 बजे हो तो उसमें घंटे की सुई किस दिशा में है, तो ये हमें बताना है। तो अब हम एक घड़ी बना लेते हैं। अब देखिए, ये हमारे पास एक घड़ी है। तो अब घड़ी में सबसे पहले क्या गया, दोपहर 12 बजे इसकी मिनट की सुई पूर्व दक्षिण की ओर हो। घड़ी में 12 बजे मिनट और घंटे की सुई इस तरह होती है, तो यानी हमें सिर्फ मिनट की सुई की बात की गई है, तो हम मिनट की सुई बना लेते हैं। तो दोपहर 12 बजे मिनट की सुई 12 पर होती है। क्वेश्चन में आगे है, इसकी घंटे की सुई रात 10:30 बजे किस दिशा में होगी। तो जब 10:30 बजे होंगे घड़ी में, तो घंटे की सुई इस दिशा में होगी। ये हम घंटे की सुई बना लेते हैं। तो ये मान लेते हैं ये क्या है, घंटे की सुई है और ये मिनट की सुई है। अब हमें ये बताना है कि दोपहर के 12 बजे हो और मिनट की सुई पूर्व दक्षिण यानी ईस्ट साउथ की तरफ है, यानी ये क्या है, ईस्ट साउथ है। तो हमें ये बताना है कि ये किस दिशा में है। ये हमारे पास डायरेक्शंस होती हैं। ये हमारे पास नॉर्थ होता है, नॉर्थ के अपोजिट साउथ होता है। ये क्या है, ईस्ट, और ये क्या है, वेस्ट है। मिनट की सुई पूर्व दक्षिण में है, तो पूर्व दक्षिण कौन सी दिशा है, ये दिशा है। तो इस दिशा को होने के लिए ये मिनट की सुई कहाँ पर है, ये नॉर्थ साइड के अंदर है। इसको इस दिशा में आने के लिए इसे इतने डिग्री ऐसे घूमना पड़ेगा। तो ये कितना है, 90 डिग्री, और ये कितना हो गया, 45 डिग्री, यानी 135 डिग्री मिनट की सुई को घूमना पड़ेगा। तो इसी प्रकार घंटे की सुई किधर है, इस दिशा में है। तो ये हमारे पास ये डायरेक्शन है। अब घंटे की सुई 10:30 बजे इस डायरेक्शन में है, तो ये हमने डायरेक्शन बना ली। तो इसको भी हमने 135 डिग्री घुमाना है। तो 135 डिग्री हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये हमारे पास यहाँ पर आएगी। तो ये 45 डिग्री हो गया और ये 90 डिग्री हो गया। तो ये डायरेक्शन कौन सी है, ईस्ट है। तो इस प्रकार जब मिनट की सुई दोपहर 12 बजे यानी ईस्ट साउथ यानी पूर्व दक्षिण में है, तो 10:30 बजे घंटे की सुई ईस्ट यानी पूर्व दिशा में होगी। तो ये ऑप्शन जो है 4 में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 63 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 64 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 64 में है, रोहन उत्तर की ओर 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है, फिर अपनी बाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर तक चलता है। वह फिर से बाईं मुड़ता है और 5 किलोमीटर तक चलता है। इस बिंदु पर वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। वह प्रारंभिक बिंदु से कितने किलोमीटर दूर है। तब हमें बताना है कि वो प्रारंभिक बिंदु से कितने किलोमीटर दूर है। तो इसके लिए हम डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले क्या है, रोहन उत्तर की ओर 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो मान लेते हैं कि रोहन यहाँ पर है। यहाँ से उत्तर हमेशा हम ऊपर की ओर लेते हैं। तो उत्तर की ओर रोहन ने 5 किलोमीटर दूरी तय की। तो रोहन ने उत्तर की ओर 5 किलोमीटर दूरी तय की, फिर बाईं ओर मुड़ता है। अब आप जैसे स्क्रीन पे देख रहे हो कि ये नॉर्थ है, तो इसका मुंह उत्तर दिशा की तरफ है। तो जो आपका बायां हाथ होगा वही इसका बायां हाथ होगा। तो बाईं साइड इसकी यही है। तो बाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। तो ये इधर बाईं ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। तो ये 3 किलोमीटर चल गया बाईं ओर मुड़ के। वह फिर बाईं ओर मुड़ता है। तो बाईं ओर मुड़ता है, तो जब मुख इधर है तो बायां नीचे की तरफ होगा और 5 किलोमीटर तक चलता है। तो ये 5 किलोमीटर चल गया बाईं ओर। तो ये हमारे पास यहाँ पर रोहन यहाँ पहुँच गया है और फिर इस बिंदु से वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। यानी बाईं ओर किस साइड में होगा, इस साइड में होगा। तो इस साइड में वो 5 किलोमीटर चलता है। तो ये कितनी दूरी है, 3 किलोमीटर है। तो 3 किलोमीटर तो ये हो गया। तो ये कितनी दूरी होगी, 3 किलोमीटर होगी। और चलना कितना है, 5 किलोमीटर। तो 2 किलोमीटर वो आगे चलेगा। तो इस प्रकार ये दूरी कितनी होगी, 2 किलोमीटर होगी। तो पूछा है कि वह प्रारंभिक बिंदु से कितने किलोमीटर दूर है। प्रारंभिक बिंदु ये है और रोहन अब यहाँ पर है, तो वो 2 किलोमीटर दूर है।
तो इस प्रकार ऑप्शन 4 में दिया गया 2 किलोमीटर, तो इस प्रकार ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 64 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 65 टू 67 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 टू 67 के लिए निर्देश ये दिए गए हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में कथन के बाद निष्कर्ष है। तो ये हमारे पास कथन है, कथन के बाद हमें निष्कर्ष दिए गए हैं। निष्कर्ष का चयन करें जो दिए गए कथनों से तार्किक रूप से अनुसरण करें। ऑप्शन 1 के लिए है, यदि केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, यानी जो दिए गए कथन है उसके लिए अगर निष्कर्ष 1 है वो अनुसरण करता है तो आपने ऑप्शन 1 फिल करना है। यदि केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है तो उसके लिए आपने ऑप्शन 2 फिल करना है। और ऑप्शन 3 है, यदि न तो निष्कर्ष 1 और न ही 2 अनुसरण करता है, यानी दोनों ही गलत हैं, तो आपने ऑप्शन 3 फिल करना है। ऑप्शन 4 में है, यदि निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं, यदि ये दोनों सही हैं तो आपने ऑप्शन 4 को फिल करना है। तो जब इस प्रकार के कथन और निष्कर्ष दिए गए हों तो इसको हम वेन डायग्राम की सहायता से सॉल्व करते हैं। तो इनको विस्तार से समझने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रीजनिंग की प्लेलिस्ट दी गई है, उसमें सैलोजिज्म यानी न्याय निगमन का वीडियो दिया गया है, उसको देख करके आप इनको विस्तार से समझ सकते हैं। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हम 3 बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि वेन डायग्राम किस प्रकार बनते हैं। अब हमारे पास एक ए है और एक बी है। यदि आपसे ये कहा जाए कि सभी ए जो हैं, ये क्या है, ए है, ए के लिए वेन डायग्राम बनाया, तो सभी ए जो है वो बी हो, तो सभी ए बी है तो उसके लिए वेन डायग्राम ये बनेगा। और आपसे ये कहा जाए कि कुछ ए, ये ए है, कुछ ए बी हैं, तो ये कुछ ए बी के लिए होगा, यानी ए और बी का कुछ यानी सम रीजन है वो कॉमन होगा। इसमें क्या है, सभी ए बी में है तो ए का सारा रीजन है वो बी में होगा। अब आपसे ये कहा जाए कोई ए बी नहीं है, तो ए है वो बी नहीं है, तो इनमें कोई भी रीजन है वो कॉमन है नहीं होगा। तो इस कॉन्सेप्ट का प्रयोग करके हम क्वेश्चन नंबर 65 टू 67 को सॉल्व करते हैं। तो आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 65 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 65 में कथन दिया गया है, सभी पेन किताबें हैं। तो अब इसके लिए हम वेन डायग्राम बनाते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, पेन है, हमने इसको पेन मान लिया, पेन को पी से ले लिया, और सभी पेन क्या हैं, किताबें हैं। तो किताब, सभी पेन किताबें हैं, तो पेन है वो किताबों के अंदर आएगा तो किताबें बाहर आएगी, तो किताबों के लिए हमने बुक्स यानी बी मान लिया। तो ये हमारे पास पहले कथन का वेन डायग्राम बन गया। अब फिर क्या कहते हैं, सभी किताबें पेंसिल्स हैं, तो सभी किताबें हैं यानी सभी जो ऑल बुक्स आर पेंसिल्स, तो सभी बुक्स क्या हैं, पेंसिल्स हैं, तो ये इसके ऊपर से वेन डायग्राम बनेगा। तो ये हमने पी एन के पेंसिल के लिए ले लिया, तो ये इन दोनों कथनों का हमने एक वेन डायग्राम बना लिया। अब देखिए इस वेन डायग्राम में अब निष्कर्ष ज्ञात करने के लिए नियम ये है कि अंदर से बाहर जाएंगे तो सभी का रिलेशन होगा और बाहर से अंदर आएंगे तो कुछ का रिलेशन होगा। देखिए सभी पेन क्या है, अंदर है, बुक बाहर है, तो सभी पेन क्या है, बुक्स हैं, और बुक्स अंदर है किसके, पेंसिल के, तो सभी बुक्स क्या है, पेंसिल हैं। तो ये तो हम अंदर से बाहर गए तो सभी के लिए हो गया, और बाहर से अंदर आएंगे तो देखिए पेंसिल बाहर है और बुक अंदर है, तो कुछ पेंसिल बुक्स हैं, यानी कुछ पेंसिल जो हैं वो किताबें हैं, और पेंसिल बाहर है, पेन अंदर है, तो कुछ पेंसिल पेन हैं, तो ये रिलेशन बनता है। तो ये देखिए अब हमारे पास निष्कर्ष क्या है, सभी पेंसिल पेन हैं, तो सभी पेंसिल पेन नहीं है, कुछ पेंसिल पेन हैं, तो इस प्रकार ये जो पहला निष्कर्ष है वो गलत है। अब दूसरा देखते हैं, कुछ पेंसिल पेन हैं, तो कुछ पेंसिल पेन है, क्योंकि बाहर से क्या आ रहे हैं, अंदर आ रहे हैं, तो कुछ पेंसिल पेन है, ये निष्कर्ष सही है। तो इस प्रकार केवल 2 निष्कर्ष है वो सही है, ये है ऑप्शन 2 में दिया गया है, तो इस प्रकार इसके लिए ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 65 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 66 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 66, इसके लिए कथन दिया गया है, सभी कारें बसें हैं। तो इसके लिए वेन डायग्राम बनाते हैं। ये हमारे पास कारें हैं, कारों को हमने सी से ले लिया, और सभी कारें क्या हैं, बसें हैं, तो ये हमारे पास बसें को हमने बी से ले लिया। अब क्या कहते हैं, कुछ बसें कुर्सियां हैं, तो कुछ बसें कुर्सियां हैं, तो इसका अर्थ ये हुआ कि बस और कुर्सियों में कुछ का रिलेशन है। तो हमारे पास
ये हमने चेयर को हमने CH ले लिया क्योंकि सम बसेस आर चेयर्स। तो इसके लिए एक वेन डायग्राम ये बन गया। इसके लिए एक वेन डायग्राम और बनेगा। तो पहले हम पहले के लिए बनाते हैं, सभी कारें बसें हैं। तो सभी कारें क्या हैं? बसें हैं। ये हमारे पास बसेस हो गए। फिर कहता है कुछ बसें कुर्सी हैं। तो ये जो कुछ रीज़न जो इसका कॉमन आया बसेस के अंदर, तो ये कार तक भी कॉमन हो सकता है, यानी यहाँ तक भी हो सकता है। दूसरे कथन के लिए ये वेन डायग्राम भी बन सकता है। तो इसमें भी क्या है? कुछ कुर्सियाँ बसें हैं। अब देखिए, जो निष्कर्ष दोनों वेन डायग्राम में सही होगा वही निष्कर्ष सही होगा। जब एक से अधिक वेन डायग्राम बने तो जो दोनों वेन डायग्राम में जो निष्कर्ष सही होता है वही निष्कर्ष सही होता है। तो देखिए, पहला है हमारे पास कुछ कुर्सियाँ कार है। अब इसमें क्या, चेयर और कार का क्या है? दोनों में कॉमन रीजन नहीं है। इस प्रकार कोई भी कुर्सी इसमें कार नहीं है। तो पहला क्या दिया? कुछ कुर्सियाँ कार है। तो कुछ कुर्सियाँ कार इसमें तो गलत है। और इसमें क्या, कुछ कुर्सियाँ कार है। ये देखिए, CH को हमने चेयर यानी कुर्सी माना है, C को कार माना है। तो कार और चेयर में जो क्या है, सम रीजन कॉमन है, इसलिए पहला इसमें सही है। लेकिन पहले में गलत है और दूसरे में सही है, तो इस प्रकार ये दोनों में सही होना चाहिए था। तो इस प्रकार ये गलत है। फिर हमारे पास दूसरा है सभी बसें कुर्सियाँ हैं। तो सभी बसें कुर्सियाँ कैसे? तो कुछ बसें कुर्सियाँ तो हैं, और इसमें भी क्या, कुछ बसें कुर्सियाँ हैं, लेकिन सभी बसें कुर्सियाँ नहीं हैं इसमें, तो ये गलत हो गया। तो सभी बसें कुर्सियाँ इसमें भी नहीं हैं, इसमें भी गलत हो गया। इस प्रकार ये निष्कर्ष भी गलत है। इस प्रकार दोनों निष्कर्ष क्या हुए? गलत हुए। जब दोनों निष्कर्ष गलत हों, यानी न तो निष्कर्ष एक और न ही दो अनुसरण करता हो, तो इसके लिए ऑप्शन क्या है? 3 है। तो इस प्रकार इसके लिए ऑप्शन 3 सही है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 66 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 67 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 67, कुछ मुर्गियां गाय हैं। तो मुर्गियां और गाय में कुछ का रिलेशन है। तो ये हमारे पास मुर्गियों को हमने हैंस यानी H मान लेते हैं, और काउज यानी गाय के लिए काउज है, तो इसके लिए हम C मान लेते हैं। तो कुछ मुर्गियां गाय हैं, तो ये हमारे पास है कुछ मुर्गियां गाय हो गई। फिर क्या है? सभी गाय घोड़े हैं। तो जो सभी गाय हैं वो क्या है? घोड़े हैं। ऑल काउज आर हॉर्सेस। तो ये ऑल काउज आर क्या हो गए? हॉर्सेस हो गए। तो इसको हम HR से डिनोट कर लेते हैं। तब देखिए, तो इसके लिए एक ही वेन डायग्राम बनेगा। अब हमारे पास निष्कर्ष है कुछ घोड़े मुर्गियां हैं। तो ये घोड़े हैं और ये मुर्गियां हैं। तो घोड़े और मुर्गियों में कुछ रीजन जो कॉमन है, तो इस प्रकार कुछ घोड़े मुर्गियां हैं, ये बिल्कुल सही है क्योंकि ये हॉर्स है। तो सम हॉर्सेस आर हैंस, तो ये बिल्कुल सही है इसमें। दूसरा है सम हैंस आर हॉर्सेस, यानी कुछ मुर्गियां घोड़े हैं। तो कुछ मुर्गियां भी घोड़े हैं क्योंकि ये मुर्गियां हैं और ये घोड़े हैं। तो मुर्गियां और घोड़े में ये रीजन कॉमन है, इसलिए दूसरा निष्कर्ष भी सही है। तो इस प्रकार इन दोनों कथनों में ये जो दोनों निष्कर्ष है वो बिल्कुल सही है। जब दोनों निष्कर्ष सही हों तो उसके लिए ऑप्शन क्या है? 4 है। तो इस प्रकार ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 67 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 68 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 में दिया गया है, दिए गए चित्र में घनों की संख्या की गणना करें। ये हमारे पास एक चित्र दिया गया है, इसमें हमें घनों की संख्या की गणना करनी है। तो इसको हम इस प्रकार हल करेंगे। तो सबसे नीचे ये हमारे पास एक घन दिया गया है, तो ये कितना है? इस लाइन में हमारे पास कितना है? एक नीचे और एक ही है, तो इसको हम लिख लेते हैं। पहली लाइन में हमारे पास कितना हो गया? 1 हो गया। अब हमारे पास ये दूसरी लाइन है, तो दूसरी लाइन में गिनते हैं कितने? 1 2 3 4 5 है। तो 5 तो ये ऊपर से हमें दिख रहे हैं, तो दूसरी लाइन में है हमारे पास 5 तो ऊपर से दिख रहे हैं, और मल्टीप्लाई करेंगे नीचे वालों की संख्या से। कितने? 1 2 3 से गुणा कर दो, तो ये हमारे पास कितने आ गए? 15 आ गए। तो यानी 2 नंबर लाइन में हमारे पास 15 घन है। अब हम तीसरे में देखते हैं, ये तीसरे में गिनते हैं कि ऊपर से हमें कितने दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार के जब हमें चित्र दिया गया हो, घनों की गणना करनी हो, तो ऊपर से जो घन दिखाई दे रहे हैं इनको काउंट करके और जो नीचे तक जितने घन हैं उनकी गुणा कर लो, तो हमें उस लाइन में घनों की संख्या हमें मालूम हो जाती है। तो इसको हम गिनते हैं कितने? 1 2 3 4 5 6 7 हैं। तो ये तीसरी लाइन में हमारे पास 7 है, और नीचे तक कितने हैं? 1 2 3 4 हैं। तो इसको हम 4 से गुणा कर देते हैं, तो 7 चौके कितने हो गए? 28 हो गए हमारे पास।
अब हमारे पास ये तीसरी लाइन हमने काउंट कर ली। अब हम चौथे लाइन पे चलते हैं तो देखते हैं कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हैं। तो फोर्थ लाइन में हमारे पास 9 हैं और नीचे तक कितने हैं 1 2 3 4 5 हैं। तो इसके हम 5 से गुणा कर देते हैं तो 9 5 कितने हो गए 45 हो गए। अब हम इनको जोड़ देते हैं तो 1 और 5 6 और 8 हमारे पास 14 और 5 19 हो गए। 1 और 1 2 और 2 4 और 4 कितने हो गए 8 हो गए। तो इस प्रकार इस चित्र में सभी घनों की संख्या 89 है। यह मान ऑप्शन 2 में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हमने दिए गए चित्र में घनों की संख्या की गणना की। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 69 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 69 में है, यदि पहले भाग में दिया गया है ए बी से लंबा है, तो यानी ए जो है वो किस लंबा है किससे बी से, यानी ए बड़ा है बी से। तो इस प्रकार हमने लिखना है सी ए से छोटा है। सी क्या ए से छोटा है, सी जो है ए से छोटा है, जिसका अर्थ ये हुआ कि ए बड़ा है सी से। अब यहाँ पे क्या सी ए से छोटा है तो इसका अर्थ ये है कि ए है वो सी से बड़ा है। तो इसको हमने इस प्रकार अंकित किया कि ए बड़ा है सी से। अब हमारे पास तीसरे में है डी है वो ई से लंबा है। डी है वो ई से लंबा, यानी डी है वो ए से बड़ा हो गया यानी लंबा हो गया। तो ये हमारे पास इस प्रकार हो गया। लेकिन बी से छोटा है, तो यानी डी जो है वो बी से छोटा है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि बी है वो इससे बड़ा है। तो इस प्रकार ये हमारे पास बी यहाँ आ गया। तो इसमें से सबसे लंबा कौन है, अब देखिए अब हमने यहाँ पर बनाया है कि ए बी से बड़ा है, तो वो यहाँ पर आ जाएगा ए बी से बड़ा है। इसमें ए है वो सबसे लंबा है और यहाँ पर क्या है इस दूसरे वाक्य में भी ए सी से लंबा है। तो इस प्रकार सबसे जो लंबा है वो कौन है ए है। तो इस प्रकार ऑप्शन 1 में दिया गया ए, इस प्रकार ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 69 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 70 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 70 में है दी गई आकृति में वर्गों की संख्या कितनी है। ये हमें आकृति दी गई है, इसमें हमें वर्गों की संख्या बतानी है। इस प्रकार के आकृति को हम इस प्रकार हल करते हैं। तो इसके लिए ट्रिक ये होती है कि जब एक वर्ग दिया हो हम एक वर्ग बना लेते हैं। तो ये हमारे पास एक वर्ग है। तो देखिए एक वर्ग में जब हमारे पास आमने सामने की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिला दिया जाए तो इसमें 5 वर्ग बनते हैं। कितने बनते हैं 5 वर्ग बनते हैं। देखिए 1 2 3 4 तो ये हो गए और एक बड़ा वर्ग हो गया। तो इस प्रकार इस आकृति में 5 वर्ग हो गए। फिर हमारे पास ये आकृति आगे बढ़ाई गई है, तो ये हम थोड़ा आगे और बढ़ा लेते हैं। तो ये हमारे पास है और 1 और 2 ये आगे हमारे पास, और इससे हमारे पास एक ये वर्ग भी बना है। तो इस प्रकार जमा में एक वर्ग ये हो गया। फिर हमारे पास क्या है ये लाइन दी गई है और ये लाइन दी गई है। तो जब इसको हम ऐसे बनाते हैं तो देखिए ये हमारे पास ऐसे है और यहाँ पर है, ये देखिए। तो इसमें केवल ये वर्ग बनता है, तो एक वर्ग ये बनेगा, तो एक ये जोड़ दीजिए। तो अब हम इनको जोड़ लेते हैं, 5 और 2 7 और 1 8 और एक क्या हो गए 9। तो इस प्रकार इस आकृति में कुल 9 वर्ग हैं। यह मान ऑप्शन 2 में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 70 को सॉल्व किया। उम्मीद है इस वीडियो में समझाए गए क्वेश्चन नंबर 63 to 70 आपको समझ में आए हैं। समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कीजिए ताकि नए वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद।